Hello everyone, this is Dr. Kripacharya Yadav, नेचुरोपैथी फिजिशियन, योगा एक्सपर्ट। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि अभी रेनी का सीज़न चल रहा है। बरसात के जस्ट बाद आपका विंटर सीजन आता है, ठंडी की मौसम आती है। तो उसमें एक सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, जिसमें दमा रोग के पेशेंट को ज़्यादातर परेशानी झेलना पड़ता है, जिसको अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा एक ऐसी डिसीज़ है, ऐसी बीमारी है जो मोस्टली जो है कि देखा जाए तो आपके जेनेटिक्स बेस पे भी होता है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनको जो है कि ज़्यादातर जो डस्ट वाले धूल वाले काम ज़्यादा करते हैं, या फिर फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो मजदूर वगैरह काम करते हैं, जैसे ग्लास वगैरह के फैक्ट्रीज़ में, वो उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ की जो डस्ट है, वो ग्लासेस की डस्ट हो गई या फिर और जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सब के डस्ट के धूल के कण जो आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए हमारे लंग्स में चले जाते हैं, जिससे बहुत सारी जो है कि परेशानियां हमको झेलनी पड़ती है। तो दमा रोग से बचने के लिए घर में कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको हम डेली बेसिस पे करके दमा रोग से जो है कि आराम पा सकते हैं नेचुरल बेसिस पे, जो कि हमारे नेचुरोपैथी में बहुत ही अच्छा है। एक लेप होता है जिसमें OGGT कंप्रेस ऑनियन जिंजर टर्मरिक जो लेप होता है, जिसमें हम प्याज, अदरक, हल्दी और जो है कि इसका लेप बना करके लहसुन के साथ में चेस्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम जो है कि हीट का एप्लीकेशन करते हैं। गरम थैली का जो हॉट फर्मेंटेशन बैग होता है, उसको हम उसके ऊपर जो है कि एक टॉवल, सबसे पहले जो गरम टॉवल है उसको अप्लाई करने के बाद हॉट फर्मेंटेशन बैग अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद ये कि जो है कि नॉर्मल टॉवल के ऊपर जो है कि उसको कवर करते हैं, जिससे हमारा जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर तरीके से उसमें बना रहे, बैलेंस हो, जिससे हमारा टेम्परेचर तुरंत ज़्यादा, मतलब जो हीट बना हुआ है वो तुरंत जो है कि लॉस ना हो। तो इससे हमारा जो चेस्ट है वो अच्छे से जो है कि ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, हीट को बैलेंस करता है, जिससे कि हमारा दमा में, अस्थमा में जो है कि हेल्प मिलता है। इसके साथ में हम जो है कि ब्रीदिंग इशू ज़्यादा होती है, डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, सांस फूलने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो है कि फेशियल स्टीम ले सकते हैं। फेशियल स्टीम में नॉर्मल कोई भी पतीले में अच्छे से गर्म पानी कर लिया, उसमें कपूर डाल करके हम जो है कि अच्छे से टॉवल डाल करके सिर के ऊपर और स्टीम अच्छे से ले सकते हैं। दोनों नोस्ट्रिल के थ्रू अच्छे से ब्रीदिंग सिस्टम के साथ या माउथ ओपन करके अच्छे से जो है कि उस स्टीम को, भाप को खींचना होता है, जिससे हमारा जो नोस्ट्रिल है वो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स को अच्छे से ओपन करता है, हमारे लंग्स सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बना, जिससे कि हमको रिलीफ मिलती है ब्रीदिंग में, ब्रीथ लेने में। तो इसके साथ हम फेशियल स्टीम ले सकते हैं। और डाइट में कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसको हम रूटीन बेस पे घर पे जो है कि हम ऐसे डाइट को इंटेक करें जिससे कि हमारा अस्थमा वाली जो कंडीशन है वो ज़्यादा डेवलप ना हो, ज़्यादा जो है कि बढ़े ना, जिससे हम ज़्यादा परेशानी में ना हो। उसके लिए हम जो है कि खट्टी तासीर वाले भोजन को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, जिसमें दही, छाछ, आंवला अचार, नींबू, टमाटर, खीरा है, उसको बिल्कुल भी नहीं जो है कि इंटेक करेंगे। ऐसी डाइट को इंटेक करेंगे जो हल्का जो है कि वार्म नेचर का होता है, हीट नेचर का होती है, जिससे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में हम कम से कम 4 से 6 जो है कि गार्लिक की कली लेंगे, वो ब्रेकफास्ट में इंटेक करते हैं। तो आपका जो है कि जो है कि एनाल्जेसिक के साथ साथ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, कफ दोष को कम करता है। इसके साथ हम जो है कि ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं या फिर पोहा ले सकते हैं। सबसे अच्छा जूस होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर सकता है आपका, एक तो कोकोनट जूस हो, कोकोनट वाटर। इसके साथ में दूसरा है आपका पाइनएप्पल का जूस, ये बहुत ही अच्छा होता है। देन ब्रेकफास्ट में ये इंटेक कर सकते हैं। लंच और जो आपका डिनर है उसमें मल्टीग्रेन आटे की रोटी, जिसमें बाजरा और ज़्यादातर जो है कि चने की आटे की रोटी सबसे अच्छी होती है, जो कफ दोष को कम करती है। दमा वाले लोगों को बहुत जो है कि फ़ायदा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये डाइट इंटेक कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में जो है कि
ज़्यादा स्पाइसी ना लेकर के, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी अगर आप लेते हैं तो एसिडिटी के कारण भी आपको जो है कि डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि एसिडिटी क्रिएट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट हो सकता है, जिससे आपका अस्थमा में भी दिक्कत होगी, ब्रीदिंग सिस्टम में भी दिक्कत होगा। तो आप ज़्यादा एसिडिटी की, ज़्यादा स्पाइसी वाले डाइट को ना लें और ऐसी डाइट को जो है कि आप फॉलो करें। इसके साथ में कुछ मॉर्निंग में आपको अगर टाइम मिलता है, इवनिंग में, तो प्राणायाम की 2-4 ऐसे अभ्यास करें जिससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो वो बिल्कुल मजबूत बने, जिससे हम सही तरीके से अपनी श्वास नली को सुचारू रूप से जो है कि स्ट्रॉन्ग बना करके चालू कर सकें। उसमें जो है कि सबसे मेन जो प्राणायाम है, जिसका जो बेसिक है प्राणायाम में, वह है आपकी कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, एक्टिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन होता है भस्त्रिका में। कपालभाति में हम ज़्यादा फोकस करते हैं सांस को बाहर छोड़ने की। तो इसमें क्या होती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी का जो शीतल नेचर है, ठंडी नेचर है, कूल नेचर है, वो बॉडी से दूर होता है और बॉडी में एक हीट जनरेट होता है, जिससे हमारा कफ का दोष बैलेंस बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। तो आप विद इन 10 से 15 मिनट रेगुलर बेसिस पे कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम का प्राणायाम आप रेगुलर बेसिस पे करें तो अस्थमा जैसी समस्याओं से बिल्कुल सही तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।